पनामा कैनल को आखिर क्यों आज भी बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना कहा जाता है और क्यों पनामा कैनल को बनाते वक्त 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आइए दोस्तों, इस वीडियो में पनामा कैनल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। दोस्तों, किसी भी देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट में कैनाल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हिंदी में हम सभी नहर के नाम से जानते हैं। आज भी दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जहां कैनाल के जरिए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वैसे आप भी ये बात जानते होंगे कि नहर आमतौर पर ज्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जिस नहर के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी लंबाई इतनी है कि उसे पार करने में भी बड़े बड़े जहाजों को 10 से ज्यादा घंटों का समय लग जाता है। हम बात कर रहे हैं पनामा कैनल या पनामा नहर की, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जिसकी लंबाई को अगर किलोमीटर में मापा जाए तो ये तकरीबन 82 किलोमीटर से भी ज्यादा बैठती है। दरअसल जब से पनामा कैनल बनी है तब से इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट करना काफी हद तक आसान हुआ है। और इस बात का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि जब ये कैनाल नहीं बनी थी तो इस जगह से तकरीबन 1000 जहाज गुजरा करते थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज 15000 से भी ज्यादा हो गई है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि पनामा कैनल बनने की वजह से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच 12875 की दूरी कम हुई है। यानी इस कनाल के बनने से पहले अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक जाने के लिए पानी के जहाजों को काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ता था और इसमें तकरीबन 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लगता था, जिसकी वजह से जरूरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कत होती थी। लेकिन अब यही सफर 2 हफ्ते से घटकर सिर्फ 10 से 12 घंटे का रह गया। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि पनामा कैनाल किस तरह से बनी, इससे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका को पनामा कैनाल बनाने का आइडिया कहां से आया। दरअसल जिस परेशानियों से अमेरिका जूझ रहा था, ठीक इसी तरह की परेशानियां चाइना में भी थी। पहले जो शिप चाइना से रवाना होती थी उसे यूरोप तक पहुंचने के लिए वे ऑफ बंगाल से होते हुए इंडियन ओशियन पार करना पड़ता था और तब जाकर वो शिप यूरोप तक पहुंच पाता था। और ये सफर तकरीबन 24,000 किलोमीटर का हुआ करता था। हालांकि चाइना के पास उस समय दूसरा ऑप्शन ये था कि वो ईस्ट चाइना से रशिया होते हुए शिप को यूरोप तक पहुंचाए और इस सफर में 11,000 किलोमीटर की दूरी कम भी हो जाती है। लेकिन परेशानी ये थी कि ये रास्ता साल में 8 महीने तो बर्फ से ढका रहता था और अगर इस जगह से कोई शिप गुजरता है तो उसके साथ हादसा होने की गुंजाइश भी बनी रहती है। इसलिए इस जगह को हमेशा से ही अवॉइड किया गया। हालांकि इस परेशानी को दूर करने के लिए स्वेज कैनाल के नाम से एक नहर बनाई गई, जो 1859 में बनकर तैयार हुई, जिसने अरेबियन समुद्र को मेडिटेरियन समुद्र से जोड़ दिया था। जिससे हुआ ये कि जो सफर पहले 24,000 किलोमीटर का हुआ करता था वो इस नहर के बनने के बाद सिर्फ 13,000 किलोमीटर का ही रह गया। और इसके बाद ही अमेरिका ने भी सोचा कि क्यों ना इसी तरह की एक नहर अमेरिका में भी बनाई जाए, ताकि शिप को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लंबा सफर ना तय करना पड़े। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि अमेरिका के लिए ये कैनाल बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस जगह पर जमीन का लेवल समंदर के लेवल से बस कुछ ही फीट ऊंचा था। और इतना ही नहीं बल्कि इस जगह पर इतने ज्यादा पहाड़ थे कि उन पहाड़ों को खोदकर नहर के लिए रास्ता बना पाना तकरीबन नामुमकिन था। और अगर ये सब कुछ हो भी जाता तो इस जगह पर इतने घने जंगल थे कि वहाँ पर जंगली जानवरों से ही अपनी जान बचा पाना काफी मुश्किल था। इसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने अलग अलग कंपनी को ये ऑफर दिया कि वो इस जगह पर किसी भी तरह से कैनाल बनाए ताकि उनकी परेशानी कम हो। और फिर साल 1870 में एक फ्रेंच कंपनी ने इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कैनाल बनाने की जिम्मेदारी ले ली। और ये शायद इस कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनके इस फैसले की वजह से इस कंपनी को सड़क पर आना पड़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जैसे ही यहाँ पर कैनाल बनाने का काम शुरू किया गया तो उसके कुछ महीने बाद ही यहाँ काम करने वाले मजदूरों की जंगली जानवरों की वजह से मौत होने लगी और ये संख्या एक दिन बढ़कर 5000 से भी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से काम को वहीं बंद करना पड़ गया और वो कंपनी भी सड़क पर आ गई जिसने कैनाल बनाने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने फिर भी हार नहीं मानी और इस जगह पर उन्हें कैनाल बनाना ही था। और फिर काफी समय बाद साल 1904 में इसके बारे में
दोबारा बातचीत शुरू हुई और इस बार अमेरिका की ही कंपनी ने इस जगह पर कैनाल बनाने का काम शुरू किया। और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि पहाड़ खोदना आसान काम नहीं है, इसलिए पहाड़ और सी लेवल के इस फर्क को कम करने के लिए एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया, जिसे आज आप और हम गाटून लेक के नाम से जानते हैं, जिसकी मदद से अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ा गया। अब क्योंकि गाटून लेक एक आर्टिफिशियल थी जिसे पहाड़ों पर पानी इकट्ठा करके बनाया गया था, इसलिए वो समुद्र के लेवल से तकरीबन 85 फीट ऊंचाई पर थी। यानी शिप को दूसरी तरफ पहुंचने के लिए इस 85 फीट के फर्क को दूर करना जरूरी था। और उसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसकी चर्चा आज तक की जाती है और जिसकी वजह से आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं। दरअसल अमेरिका की कंपनी ने 85 फीट के इस फर्क को मिटाने के लिए वाटर लॉक्स का इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाटर लॉक्स क्या होते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। दरअसल जब शिप इस लेक की तरफ पहुँचती है तो पहले नंबर के वाटर लॉक के पानी को समुद्र के लेवल तक पहुँचाया जाता है, और जब शिप पहले वाटर लॉक में पहुँच जाती है तो उस वाटर लॉक को बंद कर दिया जाता है। दरअसल जब शिप इस लेक की तरफ पहुँचती है तो पहले नंबर के वाटर लॉक के पानी को समुद्र के लेवल तक पहुँचाया जाता है, और जब शिप पहले वाटर लॉक में पहुँच जाती है तो उस वाटर लॉक को बंद कर दिया जाता है और शिप को दूसरे वाटर लॉक में पहुंचाने के लिए उसमें पानी भरा जाता है। और इस तरह से शिप गाटून लेक तक पहुंच जाती है और 30 किलोमीटर लंबे इस लेक को पार करने के बाद दोबारा शिप को समुद्र में उतारने के लिए फिर इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से बेहतरीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इस पनामा कैनाल या पनामा नहर को तैयार किया गया, जिसकी वजह से आज इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट कर पाना काफी आसान हो पाया है। आज कार्गो शिप आसानी से कई टन सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, लेकिन इसके लिए कार्गो शिप को अच्छा खासा टोल टैक्स भी देना पड़ता है, जिसमें हर 20 फुट लंबे कंटेनर के लिए उन्हें $60 खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह कार्गो शिप में मौजूद सभी कंटेनर का एवरेज देखा जाए तो एक कार्गो शिप को पनामा कैनाल का इस्तेमाल करने के लिए $9 लाख टोल टैक्स के तौर पर देने पड़ते हैं, जिसे आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7,000 करोड़ के आसपास बैठेंगे। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज भी पनामा कैनाल के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आता, और बहुत सी कार्गो शिप को तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो पनामा कैनाल से आसानी से गुजर सके। इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि पनामा कैनाल की वैल्यू और इसकी इम्पोर्टेंस आज के समय में कितनी ज्यादा है। हालांकि अभी कुछ समय पहले एक कार्गो शिप पनामा कैनाल में तकरीबन 6 दिन तक फंसा रहा, और इस वजह से जो बाकी कार्गो शिप पनामा कैनाल के जरिए गुजरने वाले थे उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को तकरीबन 4,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का नुकसान हुआ। इससे आप पनामा कैनाल की वैल्यू को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आप पनामा कैनाल के बारे में काफी कुछ जान पाए होंगे कि पनामा कैनाल को किस तरह से बनाया गया और क्यों आज भी पनामा कैनाल को बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना कहा जाता है। हालांकि जाते जाते हम आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या पनामा कैनाल के अलावा भी कोई और रास्ता बनाया जा सकता है, या फिर जैसा चल रहा है उसे ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए? हमें कमेंट्स में आप जरूर बताइए। साथ ही वीडियो के जरिए आपको कुछ जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके।